सन 1206 ईस्वी भारत में नए युग का उदय हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ। वह गुलाम था, पर उसकी तलवार ने इतिहास बदल दिया। मोहम्मद गोरी का सेनापति, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। मोहम्मद गोरी की जीतों में उसका योगदान रहा। गोरी ने उसे दिल्ली और लाहौर की सत्ता सौंपी। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। उसकी राजधानी लाहौर थी। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। उसने राज्य में शांति स्थापित की। गजनी के यलदोज और मुल्तान के कुबाचा से संघर्षों में वह विजयी रहा। 1210 ईस्वी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसकी छोड़ी विरासत ने सल्तनत की नींव मजबूत की। कुतुब मीनार एक स्मारक है। वह इतिहास का पहला अध्याय था, जहां एक दास ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर नए युग की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह। लेकिन इतिहास को चाहिए था एक सच्चा शासक, एक दूरदर्शी नायक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी में ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना। उसने राजधानी को असुरक्षित लाहौर से हटाकर सुरक्षित केंद्र दिल्ली स्थानांतरित किया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त कर धार्मिक वैधता हासिल की। उसने शासन को मजबूत करने के लिए इक्ता प्रणाली लागू की। राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में बांटा गया। इस प्रणाली ने सामंतवाद को रोका और केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत किया। उसने तुर्कान छलगानी 40 वफादार तुर्की अमीरों का समूह बनाया, जो शासन में उसका सहायक बना। यही समूह आगे चलकर सुल्तानों के लिए चुनौती भी बना। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मुद्रा प्रणाली को नया रूप दिया। वह शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान बना। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया, जो आगे चलकर सल्तनत की मानक मुद्राएं बनी। 1221 ईस्वी मंगोल नेता चंगेज खान भारत की सीमा तक आ पहुंचा। मालिक जलालुद्दीन मंगबरनी शरण चाहता है, पर इल्तुतमिश ने सहायता से इनकार कर कूटनीति दिखाई, जिससे भारत एक भीषण मंगोल आक्रमण से बच गया। यह निर्णय उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। उसने ऐबक द्वारा आरंभ की गई कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, जो आज भी उसकी स्थापत्य दृष्टि का प्रतीक है। इल्तुतमिश ने शांति, प्रशासन और कला तीनों को नई ऊंचाई दी। उसका शासन अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक बना। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, पर उसने सल्तनत को एक स्थिर, संगठित और मान्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसकी विरासत, शासन, नीति और स्थापत्य आने वाले सुल्तानों के लिए मार्गदर्शक बनी। वह एक गुलाम था, पर उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को सदियों तक जीवित रखा। वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। सन 1206 ईस्वी भारत में नए युग का उदय हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ। वह गुलाम था, पर उसकी तलवार ने इतिहास बदल दिया। मोहम्मद गोरी का सेनापति, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। मोहम्मद गोरी की जीतों में उसका योगदान रहा। गोरी ने उसे दिल्ली और लाहौर की सत्ता सौंपी। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। उसकी राजधानी लाहौर थी। अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। उसने राज्य में शांति स्थापित की। गजनी के यलदोज और मुल्तान के कुबाचा से संघर्षों में वह विजयी रहा।
1210 ईस्वी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसकी छोड़ी विरासत ने सल्तनत की नींव मजबूत की। कुतुब मीनार एक स्मारक है। वह इतिहास का पहला अध्याय था जहां एक दास ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर नए युग की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह। लेकिन इतिहास को चाहिए था एक सच्चा शासक, एक दूरदर्शी नायक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी में ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना। उसने राजधानी को असुरक्षित लाहौर से हटाकर सुरक्षित केंद्र दिल्ली स्थानांतरित किया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त कर धार्मिक वैधता हासिल की। उसने शासन को मजबूत करने के लिए इक्ता प्रणाली लागू की। राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में बांटा गया। इस प्रणाली ने सामंतवाद को रोका और केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत किया। उसने तुर्कान छलगानी 40 वफादार तुर्की अमीरों का समूह बनाया जो शासन में उसका सहायक बना। यही समूह आगे चलकर सुल्तानों के लिए चुनौती भी बना। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मुद्रा प्रणाली को नया रूप दिया। वह शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान बना। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया जो आगे चलकर सल्तनत की मानक मुद्राएं बनी। 1221 ईस्वी मंगोल नेता चंगेज खान भारत की सीमा तक आ पहुंचा। मालिक जलालुद्दीन मंगबरनी शरण चाहता है, पर इल्तुतमिश ने सहायता से इनकार कर कूटनीति दिखाई जिससे भारत एक भीषण मंगोल आक्रमण से बच गया। यह निर्णय उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। उसने ऐबक द्वारा आरंभ की गई कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया जो आज भी उसकी स्थापत्य दृष्टि का प्रतीक है। इल्तुतमिश ने शांति, प्रशासन और कला तीनों को नई ऊंचाई दी। उसका शासन अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक बना। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, पर उसने सल्तनत को एक स्थिर, संगठित और मान्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसकी विरासत, शासन, नीति और स्थापत्य आने वाले सुल्तानों के लिए मार्गदर्शक बनी। वह एक गुलाम था, पर उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत को सदियों तक जीवित रखा। वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रजिया पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने तुर्की अमीरों को कम करने की कोशिश की और दरबार में बैठती थी। इस कारण उलेमा और अमीर नाखुश थे। रजिया ने याकूत खान को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। इससे तुर्की अमीरों में रोष फैल गया था। तुर्की अमीरों ने मिलकर रजिया को हटा दिया। रजिया के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई। लगभग 20 वर्षों तक चालीसा का राज था, जिससे अराजकता फैली। इसी अराजकता में उभरा एक कठोर और दृढ़ शासक यासुद्दीन बलबन। चालीसा का सदस्य होकर भी उसने अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया और सुल्तान बना। उसने घोषित किया, मैं हूं नियाबत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। सुल्तान बलबन ने जिल इलाही की धारणा स्थापित की, जिससे सल्तनत में गरिमा बनी। उसने चालीसा के घमंड को कुचल डाला और शक्ति का अंत कर दिया। दरबार में सिजदा और पैबोस जैसे अनुशासन लागू किए गए जो निष्ठा दिखाते थे। बलबन ने रक्त और लौह नीति से विद्रोहों को दबाया, शांति स्थापित हुई। उसने जासूसी प्रणाली स्थापित की और सैन्य संगठन को पुनर्गठित किया। सुल्तान बलबन ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत सरकार प्रदान की। सुल्तान बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। उसने दरबारी अनुशासन को ईरानी परंपराओं से जोड़ा, जैसे सिजदा और पैबोस। नवरोज का त्योहार सल्तनत की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गया। जब विद्रोहियों ने सिर उठाया तो बलबन ने कार्रवाई की। उसने अपनी लौ और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें सैन्य बल का प्रयोग किया गया। उसका संदेश था, सल्तनत में केवल व्यवस्था और आज्ञाकारिता होगी।
गियास-उद्दीन बलबन एक शक्तिशाली शासक जिसने अपनी रक्त और लौह की नीति से विद्रोहियों को निर्ममता से कुचला। उसने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए सेना को पुनर्गठित किया, दीवान-ए-अर्ज नामक एक नया विभाग बनाया। इस विभाग ने सेना की दक्षता सुनिश्चित की और उसने पूरे राज्य में गुप्त जासूसों का एक शक्तिशाली नेटवर्क स्थापित किया। यह गुप्तचर नेटवर्क बलबन को अपने साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में सहायक था, जिससे उसकी सत्ता और भी सुदृढ़ हुई। 13वीं शताब्दी का भारत दिल्ली की धूल भरी हवाओं में एक नया युग जन्म ले रहा था। यह समय था संघर्ष और संभावनाओं का। दिल्ली सदियों से सत्ता का केंद्र, इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार थी। गुलाम वंश, जिन्होंने भारतीय इतिहास में शासन, संस्कृति और प्रशासन की नींव रखी। यह वह दौर था जब एक गुलाम सुल्तान बनकर इतिहास का रुख बदल देता है। उनकी विरासत भारत की संस्कृति में दिखाई देती है। गुलाम वंश ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा दी। इस व्यवस्था में सुल्तान सर्वोच्च था, उसकी आज्ञा ही कानून मानी जाती थी, जो राज्य की अखंडता सुनिश्चित करती थी। राज्य के सुचारू संचालन हेतु अलग अलग विभाग गठित किए गए, प्रत्येक अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ। भूराजस्व का आधार बनी एकता प्रणाली, जिसने सत्ता को स्थिरता दी और साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया। यह प्रणाली गुलाम वंश की शक्ति और संगठन का प्रतीक थी, जिसने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। गुलाम वंश ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जो आने वाले साम्राज्यों के लिए एक आधारशिला साबित हुआ। सुल्तान सर्वोच्च था, उसकी आज्ञा ही कानून। सुल्तान का निर्णय अंतिम माना जाता था और सभी को उसका पालन करना होता था। राज्य के संचालन हेतु अलग अलग विभाग गठित किए गए, जिनमें राजस्व, सेना और न्याय जैसे क्षेत्र शामिल थे। भूराजस्व का आधार बनी एकता प्रणाली, जिसने सत्ता को स्थिरता दी। इस प्रणाली से राज्य ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और शांति बनाए रखने में मदद की। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय व्यवस्था साम्राज्य का स्तंभ थी। सुल्तान न्याय का स्रोत था, जो इस्लामी कानूनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। इल्तुतमिश अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था, जिसने उसकी छवि मजबूत की। न्यायपालिका स्वतंत्र थी, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित थी। दरबार में धार्मिक और विधिक मामलों पर काजी और मुफ्ती सलाह देते थे, शरीयत कानून की व्याख्या करते थे। इल्तुतमिश ने न्याय को सुलभ बनाने के प्रयास किए, दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई। बलबन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में तुर्की अमीरों का प्रभुत्व था। यह प्रभुत्व प्रशासन और सैन्य भूमिकाओं में दिखता था, जहां तुर्की अभिजात वर्ग का बोलबाला था। उस समय का सामाजिक जीवन अनुशासित और धर्मपरायण था, जिसमें सुल्तान के प्रति सम्मान था। बलबन ने सुल्तान की स्थिति को ईश्वर की छाया के रूप में स्थापित किया, जिससे दरबार में अनुशासन बना रहा। हालांकि बलबन के शासन के बावजूद अमीरों की शक्ति बढ़ी, जो भविष्य के लिए चुनौती थी। दिल्ली सल्तनत का दौर एक ऐसा समय था जब भारत की धरती पर सूफीवाद की जड़ें गहराई तक उतर गईं, जिसने समाज को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद और शेख बहाउद्दीन स्कारिया जैसे महान संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश फैलाया। इन सूफी संतों ने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि चिश्ती और सुहरावर्दी जैसे प्रमुख सूफी सिलसिलों के माध्यम से समाज को एकजुट भी किया। उनके उपदेशों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण किया, जिससे सांस्कृतिक समन्वय की एक नई धारा प्रवाहित हुई। कव्वाली की मधुर धुनें और सूफी संगीत ने लोगों के दिलों को जोड़ा, जिससे धर्मों के बीच समरसता और समझ बढ़ी। यह वह समय था जब फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, जिससे साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। मिन्हाजुस्सिराज की तबकाते नासिरी जैसी कालजयी रचनाएं इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी, जो उस युग की घटनाओं को दर्ज करती है। दरबारों में शिक्षा और विद्या को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था, जिससे विद्वानों और कवियों को प्रोत्साहन मिला। वास्तुकला के क्षेत्र में भी दिल्ली सल्तनत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, जहां मेहराब और गुंबद का प्रयोग प्रमुखता से बढ़ा। कुतुब मीनार इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां इस्लामी और भारतीय कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
यह मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रतीक है, जो उस दौर की रचनात्मकता और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। दिल्ली सल्तनत का यह युग सांस्कृतिक आदान प्रदान, धार्मिक सद्भाव और कला, साहित्य तथा वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति का साक्षी रहा। सूफी आंदोलन ने इस पूरे कालखंड को एक नई दिशा दी, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध हुई। गुलाम वंश के शासनकाल में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। कुतुब मीनार, जिसकी नींव कुतुबउद्दीन ऐबक ने रखी थी और इल्तुतमिश ने पूरा किया, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी। यह मीनार इस्लामी और भारतीय कला शैलियों का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है, जो उस समय की स्थापत्य कला की भव्यता और बारीकियों को दर्शाती है। इसकी 72.5 मीटर की ऊंचाई और जटिल नक्काशी उस युग के कारीगरों की असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, जिसे खराज कहा जाता था। यह कर किसानों द्वारा अपनी उपज के एक हिस्से के रूप में चुकाया जाता था। प्रत्येक इक्तादार, जो एक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता था, अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सल्तनत की सेना को आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। यह व्यवस्था सल्तनत के आर्थिक और सैन्य ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण थी, जिससे राज्य को अपनी शक्ति और प्रभाव बनाए रखने में मदद मिलती थी। इल्तुतमिश ने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण मौद्रिक सुधार किए। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के जारी किए। ये सिक्के जल्द ही व्यापार की मानक मुद्रा बन गए, जिससे पूरे सल्तनत में वाणिज्यिक लेन देन में आसानी हुई। चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था और इसने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे सल्तनत का आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ और व्यापारिक मार्ग अधिक सक्रिय हुए। गुलाम वंश के दौरान भारत का व्यापार मध्य एशिया और फारस की खाड़ी तक फैला हुआ था, जिससे सल्तनत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। दिल्ली, लाहौर और मुल्तान जैसे शहर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे, जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का आदान प्रदान होता था। इन बाजारों में सोना, बहुमूल्य मसाले, उत्तम कपड़े और उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े जैसे महत्वपूर्ण वस्तुएं बिकती थीं, जो दूर दराज के क्षेत्रों से लाए जाते थे। इन व्यापारिक मार्गों ने सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत के लिए एक मजबूत प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा प्रदान किया, जिस पर बाद की सल्तनतों की इमारत खड़ी हुई। प्रशासन से लेकर कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक इस वंश की छाप आने वाले सदियों तक अमिट रही। कुतुब मीनार जैसी भव्य संरचनाएं, सुदृढ़ मुद्रा प्रणाली और विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क इस वंश की स्थायी विरासत के प्रमाण है। गुलाम वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखी और एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। 1287 ईस्वी सुल्तान बलबन का युग समाप्त हुआ। सल्तनत लौह नीति से बंधी थी, पर उसके जाने के साथ शासन ढीला हुआ था। बलबन ने अमीरों की शक्ति तोड़ी, पर योग्य उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। दिल्ली दरबार फिर से अनिश्चित हुआ। सिंहासन पर कैकुबाद बैठा, युवा, विलासी, उदासीन। दरबार में शानो शौकत लौटी, पर अनुशासन खो गया। अमीरों में फिर षड्यंत्र हुए। राजधानी में सत्ता की भूख बढ़ी, विद्रोह और भ्रष्टाचार बढ़े। गुलाम वंश, जिसने शक्ति से सल्तनत को बांधा, अब ढहने लगा। सिंहासन पर नेता नहीं बचा। 1290 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी उभरा। उसने सत्ता को वंश से हटाकर योग्यता की ओर मोड़ा। सैन्य तख्तापलट में कैकुबाद हटा दिया गया। गुलाम वंश का अंत हुआ, एक नई शक्ति आई। गुलाम वंश समाप्त हुआ, पर सल्तनत को प्रशासनिक ढांचा दिया, जिसने युगों को दिशा दी।